नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, बचपन से हम एक कविता सुनते आए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, से आज के दौर में हम हिंदू हिंदू और मुस्लिम मुस्लिम पे पहुंच चुके हैं। जब देश का प्रधानमंत्री सार्वजनिक मंचों पे खड़ा होकर हिंदू हिंदू मुस्लिम मुस्लिम करेंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये देश किस दिशा में जा रहा है। देश हमारा अकेले का नहीं है, देश आपका नहीं है, देश प्रधानमंत्री का अकेले नहीं है, ये देश हम सब का है और इस मुल्क में रहने वाले सभी लोगों का है। लेकिन उस देश का भविष्य क्या होगा जिस देश के प्रधानमंत्री अपने भाषणों का जो केंद्र बिंदु है वो किसी एक संप्रदाय को रख लेते हैं, तो ये देश किस दिशा में जा रहा है, इस पर चर्चा बहुत ज़रूरी है। हालांकि ये चर्चा हम बहुत बार कर चुके हैं, लेकिन हम इसको तब तक करेंगे जब तक ये जो आवाज़ें हैं ये सामूहिक रूप में इस देश की आवाज़ें नहीं बन जाती हैं। त्यागी जी, किसी प्रधानमंत्री के मुंह से आपको मुस्लिम मुस्लिम हिंदू हिंदू सुनते हुए कैसा लगता है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी कल हरियाणा में थे। हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री, और ये प्रचारित किया जा रहा था कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता यशस्वी प्रधानमंत्री का हरियाणा आगमन हुआ है। हरियाणा में मुस्लिम या वक्फ बोर्ड की बात उठाने का कोई बहुत ज़्यादा हरियाणा में 7.21% हाँ मुस्लिम है, लेकिन प्रधानमंत्री का निशाना कहीं और होता है। और उन्होंने कई गंभीर बातें कही हैं कि वक्फ बोर्ड की भूमिका अगर सदुपयोग होता है या ठीक से उसका इस्तेमाल होता तो मुसलमानों की आर्थिक स्थिति जो आज हम देख रहे हैं, और उन्होंने एक जुमला फेंका कि वो पंचर लगाते हैं, है ना, तो वो स्थिति नहीं होती। तो मेरा सवाल ये है कि अगर ये उनको ये पता, कोई नया ज्ञान तो है नहीं जो हरियाणा की सीमा में आने के बाद हुआ, वो शुरू से ही जानते हैं। 12 साल चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, 10 साल हो गए उनको प्रधानमंत्री रहते हैं, और उससे पहले भी उन्होंने अध्ययन किया होगा कि मुसलमानों की आर्थिक स्थिति और आर्थिक विपन्नता के पीछे कारण ये है कि वक्फ बोर्ड की भूमिका सही इस्तेमाल नहीं हुआ। तो मेरा सवाल ये है कि ये काम उन्होंने अपने पहले वर्ष में क्यों नहीं किया? अगर पहले वर्ष में वो वक्फ बोर्ड का ये जो कानून लाए ले आते और इसको इम्प्लीमेंट करते तो आज परिणाम सामने आते। सारी पंचर की दुकान बंद हो चुकी है। कोई भी मुसलमान नौजवान जो है इसमें पंक्चर नहीं लगा रहा होता। और पहले आजकल तो उन्होंने मुस्लिम शब्द किया, पहले इसके लिए अब्दुल का प्रयोग करते हैं। और आप ये देखिए कि हम रोहतक शहर में जहाँ रहते हैं यहाँ भी पंक्चर लगाने की बहुत दुकानें हैं, आपको कोई भी मुस्लिम नहीं मिलेगा यहाँ नहीं है ना, हरियाणा में नहीं है वो कार्यक्रम सरकारी था। बाकी जगह भी आप जाओगे तो कोई जरूरी नहीं है, कोई अनिवार्य नहीं है। कल वीडियो देख रहा था किसी ने, हर जाति समूह के लोग पंचर लगाते हैं। पंक्चर लगाते हैं वो। लेकिन प्रधानमंत्री के साथ दिक्कत क्या है कि उनको जो दिया जाता है वो पढ़ देते हैं। अब कल हंसी आ रही थी उनके हरियाणवी देख के, वो तो टीपी पे देख के ही बोल रहे थे, हालांकि बहुत खराब हरियाणवी थी। नहीं, वो उनकी मैं इसलिए ज़्यादा वो कर रहा हूँ कि उन्होंने बार बार कहा कि मैंने हरियाणा का नमक खाया, हरियाणा के लोगों से मेरे आत्मीय रिश्ते हैं, हरियाणा में वो रहे हैं। उसके बावजूद भी ऐसे मेधावी प्रधानमंत्री उस भाषा का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। धाकड़ लोगों ने, ठाडे लोगों ने, मतलब कोई भी हरियाणा का व्यक्ति उस भाषा को सुनेगा तो उसमें एक नकलीपन लगेगा कि ये नहीं है, नहीं होना चाहिए। तो अगर वो दिल से बोलते तो वो हिंदी से भी बोलते, हिंदी में भी बोलते, तो वो लोग उसका समझ जाते हैं उन सारी चीज़ों को। तो ये प्रधानमंत्री की एक रणनीति होती है कि वो आपने देखा होगा चुनाव भी जब चल रहे होते हैं और जहाँ आचार संहिता लग जाती है तो पास में कहीं चले जाते हैं और किसी प्रांत में जहाँ चुनाव नहीं हो रहे होते और वहाँ से चीज़ों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। अब बिहार का चुनाव सामने है, भारतीय जनता पार्टी ने बिहार का चुनाव लड़ना शुरू कर दिया। 1 साल बाद तमिलनाडु में चुनाव है, बिहार भाजपा ने वो चुनाव भी लड़ना शुरू कर दिया है। तो 2400 घंटे इलेक्शन मोड में रहने वाली पार्टी के नेतृत्व से, शीर्ष नेतृत्व से आप क्या अपेक्षा करेंगे? उनका हर भाषण पॉलिटिकल है। उन्होंने एक सवाल और कहा कि अगर कांग्रेस इतनी ही हितैषी है मुसलमानों की तो अपनी पार्टी का अध्यक्ष मुसलमान रख लो। तो मैं ये कहता हूँ कांग्रेस तो नहीं है हितैषी, आप तो हैं ना, आप रख दो, आप बना लो अपने। आपके सिकंदर बख्त, आरिफ बेग कहाँ चले गए? आपके ये जो आए थे शाहनवाज, जो नए एडिशन आए थे, एक मुख्तार नकवी आए थे, सब क्या पे हैं जी? मतलब नाम मात्र के लिए कुछ चेहरे थे आपकी पार्टी में ये दिखाने के लिए, ठीक है ना, और आप उससे भी ऊपर आए।
अच्छा, एक अभी इनको नए मियाँ मिले हैं, आरिफ मोहम्मद खान, गवर्नर भी हैं इनके। मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस ही क्यों, भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम अध्यक्ष क्यों नहीं दे पाती? आप बनाइए ना आरिफ खान को, वो तो आपकी भाषा बोलते हैं, हिंदू राष्ट्र की भाषा बोलते हैं। कांग्रेस को 24 घंटे कांग्रेस की जिक्र करना, उसकी चिंता करने का मतलब क्या है कि कहीं बैक ऑफ द माइंड आपके दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं, वो खतरे लग रहे हैं। तो मोदी जी, पहले आप ये सिद्ध कीजिए कि आप मुस्लिम विरोधी नहीं हैं। कांग्रेस तो थी नहीं, कांग्रेस ने तो तुष्टीकरण किया, अल्पसंख्यकों का मिसयूज किया, आप ये कहते ही हैं। तो आप मुसलमानों का हितैषी होने का दावे पे आप खरे उतरिए। और मैंने नाम सुझा दिया है कि आरिफ मोहम्मद खान आपकी पार्टी के सबसे अच्छे अध्यक्ष हो सकते हैं, और आपने बदलना भी है। तो पूरी दुनिया में एक संदेश जाएगा। और जब आपके यहाँ जो एंटी मुस्लिम, जो आपकी पूरी की पूरी आपने फौज तैयार की है, इसकी आक्रामकता में कमी आएगी, इसके विश्वभवन में कमी आएगी, इसका जहरीलापन कम होगा। तो एक तो सलाह ये है कि उनको ये करना चाहिए कि आरिफ को या कोई और बेहतर और भी देश पड़ा है जी, हाँ, तो वो कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो किसी भी स्मृति ईरानी से बेहतर होगा। और वो राष्ट्रवादी मुसलमानों पर बड़ा जोर है। आप देखिए, इनका एक प्रकोष्ठ है राष्ट्रवादी मुसलमानों का, जिसका नेतृत्व करते हैं अपने हरियाणा के इंद्रेश कुमार जी। अच्छा। तो मेरे ख्याल से 20-25 साल से वो संगठन है, तो उसने कुछ तो चिन्हित कर लिए होंगे कि वो इंद्रेश जो वीसी लगाता है वही। हाँ। और राष्ट्रवादी मुसलमान और राष्ट्रवादी हिंदू में क्या फर्क है? वो यही तो कहते हैं ना, उनकी प्रॉब्लम संघ की ये है कि जो भी इस देश में रहने वाला है वो इस देश को अपनी पितृभूमि माने, मातृभूमि माने, है ना, अपने पूर्वजों की धरती माने और पुण्य भूमि माने। यहाँ मुसलमान के साथ प्रॉब्लम वो ये कहते हैं कि मुसलमान अपनी पुण्य भूमि के रूप में मक्का मदीना को मानता है। लेकिन पिछले 20-30 वर्षों का आपका अनुभव ये है, आपने जो मेहनत की है मुस्लिम समाज में और कुछ लोग चिन्हित किए हैं, आप उनको मुख्य धारा में ले आए आरएसएस की, ठीक है, और उनको विभिन्न पदों पर आरूढ़ करें, उनको टिकट दें, सारे दें। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसको किसी भी मुस्लिम को आप ये अध्यक्ष बना के ये मुसलमानों में संकेत दे दें कि कम से कम राष्ट्रवादी मुसलमानों के तो हम पक्षधर हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो गैर राष्ट्रवादी मुसलमान हैं उनके अंदर भी एक चाह उठेगी राष्ट्रवादी होने की। तो भारत को जोड़ने का और विश्व में जो आपकी एक छवि बनी है, जिसके चलते आपको जो है 12 साल तक वीज़ा तक नहीं दिया अमेरिका ने, उसको भी सुधारने का एक मौका है। तो राहुल गांधी या कांग्रेस पर ज़्यादा जोर ना दे के वो बेहतरी इसमें रहेगी कि वो इस काम को कर लें। और अटल जी ने किया था, अब्दुल कलाम जो राष्ट्रपति हमारे वो बने थे, ये कलाम साहब, उसको बड़ी उपलब्धि बताई गई थी और बड़ी अच्छी बात थी। तो क्या कलाम साहब के बाद में कोई राष्ट्रवादी मुसलमान नहीं हुआ, है ना? तो ये लपाजी छोड़ के इस तरह की इस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए उचित ये है कि कांग्रेस की चिंता ना करते हुए अपनी जो छवि है उनकी एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लामिक, इसको थोड़ा सा ठीक कर लें या फिर घोषित कर दे हिंदू राष्ट्र। क्या प्रॉब्लम है? अब 10 साल तो हो गए हैं, हिंदू राष्ट्र की घोषणा में क्या अड़चन है? नहीं, देखिए, इन्होंने कार्यकारी तरीके से आप देखें तो वो तो जारी तो हो गया फंडा। आज अगर किसी प्रदेश का संवैधानिक प्रमुख जो राज्यपाल बैठा है, तमिलनाडु का जिक्र कर रहा हूँ, वहाँ एन रवि हैं, जिनके अभी भी प्रॉब्लम आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उनको खूब लताड़ लगाई थी, उन्होंने भरी सभा में वहाँ जय श्री राम के नारे लगवाए। उस सरकार लोग काम नहीं करने दे रहे। अब ये भारतीय जनता पार्टी की जो सेना ये कहेंगी फिर साहब इसमें क्या आपत्ति है, श्री राम कहने में क्या आपत्ति है? तो अगर मैं ये कह रहा हूँ, अगर कोई मुस्लिम गवर्नर है किसी उसमें स्टेट में, अगर वो वहाँ अल्लाह अकबर के नारे लगवाने लगे तो क्या आपत्ति, तो क्या दिक्कत है? लेकिन आप लगवा के दिखवा दीजिएगा एक बार भी। तो संवैधानिक संस्थाओं के जो प्रमुख बैठे हैं राज्यपाल के रूप में, वो भी सब जहर से बुझे हुए तीर हैं। उनका भी एक ही काम है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसे मुद्दे उपलब्ध कराना जिससे हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण हो जाए। तो चाहे तमिलनाडु में गवर्नर बना दीजिए आपके, चाहे किसी केरल में या उड़ीसा में, उन सबका एक ही काम है कि ऐसा माहौल बनाओ जो भारतीय जनता पार्टी के लिए सुविधाजनक हो। तो इस तरह की राजनीति, आपने पूछा ना देश कहाँ जा रहा है, देखिए इस देश का हर आदमी जानता है देश कहाँ जा रहा है, ठीक है ना। कुछ उसमें से ये मानते हैं कि देश बहुत ही सही दिशा में जा रहा है, उनकी एक अलग श्रेणी है। और अधिकांश लोग ये मानते हैं, वो डरे हुए हैं, भयभीत हैं, वो चीज़ों को जाहिर नहीं कर पा रहे, अंदर उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें गलत हो रही हैं। और ये काम भी सरकार का ही है कि वो लोगों के जो भ्रम है, जो उनके डर हैं, उनको खारिज करे, लेकिन तो वो नहीं कर रहे, उसको बढ़ाया जा रहा लगातार, है ना। अब तो अखबारों में भी जैसे एडिंग लगती है ना, ये जैसे एडिंग लगी हुई कि कांग्रेस अपना
कहते हैं कि कुछ लोग अखबारों के दफ्तर में आके बैठ जाते हैं शाम को, नहीं ये तो, और वो तय करते हैं कि हेडिंग क्या होगी, उसमें हिंदू मुस्लिम मैं कितना थोड़ा होगा। नाम मिस कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री कार्यालय में कोई मिस्टर हिरेन जोशी या हिरेन पाठक करके हैं, जी जी, उनको इसीलिए वहाँ नामित किया गया, वहाँ पे उनको वो तो देश के अखबारों के संपादक भी वही लगाता है। हाँ, वो सभी चैनल्स को पहले उनके निर्देश आ जाते हैं कि आपने आज की जो आपकी बहस होगी, जो प्राइम टाइम होगा, उस पर क्या मुद्दा होगा और कौन कौन गेस्ट होंगे, तो आप उनका स्वरूप देख लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होंगे, फिर उसमें संघ चिंतक बैठेंगे, है ना, वो पता नहीं कहाँ से वो चिंतक हो गए उस तरह के दो, और एक जो आपका एंकर है वो भी उसी लॉबी का है, वो भी उसी है ना, और कोई और बौद्धिक व्यक्ति बुला लिया वो, तो वो उन 4-5 लोगों का एक ही मकसद होता है कि जो एक विपरीत धारा का व्यक्ति बैठा है वैचारिक रूप से, उस पर वो हमलावर हो जाएंगे सारे के सारे। और मज़े की बात यह है कि वो जो अतिथि आते हैं, जो इनकी पार्टी की नीतियों से सहमत नहीं है, वो इनको कैसे कैसे शब्द कहते हैं, मुंह पर डांट के जाते हैं, लेकिन बेशर्म है एंकर भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। जमीर जिसका मर गया उसको क्या। हाँ, तो अगले दिन फिर से वो तरोताजा हो जाते हैं उसी तरीके का। तो वो कहते हैं ना कि जिसकी उतर की लोई उसका क्या करेगा कोई, या नंग बड़ा परमेश्वर से। धर्मेंद्र जी, ये कहावत आज तो बनी नहीं, ये हजारों साल से चली आ रही, हमारे जनजीवन में शामिल है। तो अगर नंग उस समय भी परमेश्वर से बहुत भारी पड़ता था, तो आज तो पड़ेगा, तो आज तो अब नंग की शक्ति लगातार बढ़ी जा रही, तो आज परमेश्वर कहाँ रह जाएगा। तो इन्होंने तो पूरी तरीके से, इस विचारधारा ने देश को तोड़ने का काम एक परियोजना के रूप में शुरू किया हुआ है, और इनके अपने तर्क हैं। अब एक सज्जन का मैं देख रहा था, उन्होंने पोस्ट डाली कि कांग्रेस की संस्कृति में और हमारी संस्कृति में कितना अंतर। 2 फोटो लगाए, एक में राहुल गांधी को कोई नेता चप्पल पहना रहा है, लिए खड़ा है, दूसरी में प्रधानमंत्री किसी को जूता पहना रहे, जो कल उन्होंने जूता पहना है, नहीं पकड़ाए हैं उन्होंने। पकड़ाए हैं, ठीक है। नहीं, उससे पहले वो तो लोगों के, दलितों के उनके चरण भी उन्होंने धोए हैं, सारे काम करते हैं, नाटकखोरी करते हैं सारी की सारी, है ना। तो अब ये प्रचार शुरू हो गया कि एक तरफ देखिए राहुल, आरएसएस का कोई दलित अध्यक्ष भी रहा है, करेक्ट, बंगारो लक्ष्मण एक बार रहे हैं, और इस आरएसएस की बात कर रहा हूँ। आरएसएस के नहीं, आरएसएस में तो सिवाय रज्जू भैया को छोड़ के वो राजपूत थे, गैर ब्राह्मण हुआ ही नहीं है। अच्छा, गैर ब्राह्मण ही नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। अच्छा। और उसमें भी उनकी प्राथमिकता ये होती है कि चित्त पावनी, जो महाराष्ट्र और गुजरात वाले क्षेत्र का, वहाँ का हो, चित्त पावन, हाँ, चित्त पावन ब्राह्मण, वहाँ सारी चीजें हैं। चूंकि डॉक्टर हेडगेवार और जो 4 लोग थे जिन्होंने आरएसएस की स्थापना की थी, वो पांचों के पांचों चित्त पावन ब्राह्मण थे। और उनमें जो एक बाबूराव सावरकर थे, वो वीर सावरकर के बड़े भाई थे, जिनको ये कहते हैं कि उनका आरएसएस से कोई लेना देना नहीं है। तो वो तो उन लोगों ने, 5 लोगों ने, और विशुद्ध रूप से वो चित्तपावन ब्राह्मण थे, उन्होंने ये सारी योजना बनाई थी। जो लोग गंभीर अध्ययन करना चाहते हैं तो उनको पता चलेगा कि इस कहानी को जानने की कोशिश करें कौन है। आज भी आरएसएस में लंबे समय तक रहे एक व्यक्ति ने किताब लिखी है, भंवर सिंह नाम है शायद उनका कोई, और उन्होंने लिखा कि मेरे घर पे वो लोग आए थे, आरएसएस के लोग, और मैंने उनको आमंत्रित किया था भोजन के लिए, और जिस घटना को देख के उन्होंने आरएसएस छोड़ दिया वो ये था कि वो खाना जब बाहर, उन्होंने कहा जी इसको आप ना रैप कर दीजिए, लपेट दीजिए, हम कहीं खा लें, कार्यक्रम में आगे, और उसको बाद में पता चला कि वो जीप से खाना नीचे फेंक दिया गया, और उसका लॉजिक ये दिया गया कि नहीं वो तो झटके उठके लग रहे थे, वहाँ खाना गिर गया इस तरीके से। तो उस व्यक्ति ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि उस दिन मुझे अनुभूति हो गई थी कि मैं चाहे सारा जीवन संघ को दे दूं, लेकिन मेरी जाति के प्रति यही धारणा बनी रहेगी। तो बाहरी तौर पर तो ये लोग आपको कहेंगे कि हम संघ में तो कोई जाति पूछता ही नहीं। अच्छा, पूछने की जरूरत क्या जब पता है आपको है किस लिए जाति तो यहाँ भारत में। और बोले जी सब एक साथ मिलकर भोजन करते हैं, तो भाई भारत में तो अब ये देखिए इतना बड़ा कुंभ लगा, कोई इस बार तो लगा नहीं, तो सब लोग ऐसे ही घूमते हैं ना, सब एक साथ ही बैठते हैं, सब एक साथ ही बैठते हैं। ये जो हमारे यहाँ भंडारे होते हैं उसमें कौन जाति पूछता है। अच्छा, आरएसएस के लोग अंबेडकर को बहुत याद करने लगे हैं, अब क्या थी? दरअसल एक खास सोच है, हीन भावना है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है इस देश में। गांधी से के आने के बाद से लेकर आज तक स्थिति है कि जो महान लोग हैं उनकी सूची में इनके वाले नायक को है नहीं, सर्व लोकप्रियता नहीं है, सबकी नहीं, इनको उधार लेने पड़ते हैं। चाहे दीनदयाल उपाध्याय हों, डॉक्टर हेडगेवार हों, गोलवलकर हों, वो एक खास समूह में उनकी पूजा होती है। बीजेपी के नेता के दफ्तर में फोटो लगे हुए थे। हाँ। चूंकि कांग्रेस से आया था तो मैं बोला नेताजी इनके बारे में पता है, बोला मन तो वैसी टांग, मुझे कोई जानकारी नहीं है इनकी। तो इनको पटेल चाहिए तो कांग्रेस से छीनते हैं, शास्त्री चाहिए तो कांग्रेस से छीनते हैं, इनको अंबेडकर चाहिए तो वो बसपा से छीनते हैं।
इनको नायकों की कमी है। और एक हीन भावना ये है, इन पे जो आरोप लगता है वो काफ़ी हद तक सही है कि आरएसएस ने कभी भी राष्ट्र की आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। अच्छा। ये उसका तोड़ ये बताते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ हमने संघ के संगठन के रूप में तो नहीं लिया, ये तो बात सही है, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पे हमें छूट दे रखी थी, है ना। जैसे छूट ये है कि आप बेशक संघ की शाखा में आओ, आप पे कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप कांग्रेस को वोट ना दें। अब कितने लोग कांग्रेस को वोट देंगे शाखा में जाने वाले? मतलब ऐसा माहौल बना रखा है कि चित भी मेरी पट भी मेरी। ऐसा जो ये कह रहे हैं उसी को मानो, कि इतिहास की जो व्याख्या ये लोग कर रहे हैं उसको मानो। बौद्धिकता क्या है? जो इनका पक्ष है वो कीजिए। प्रज्ञा प्रवाह जैसे संगठन है, प्रज्ञा प्रवाह इनका संगठन जी, बिल्कुल संगठन है। क्या प्रवाह करते हैं? उसका काम यह है कि जो विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, उनमें जाके जो लोग पढ़ रहे हैं उनको, वो जो पढ़ रहे हैं उसका तो कोई अर्थ नहीं है, वो विज्ञान पढ़ें या और चीज़ पढ़ें उसका कोई अर्थ नहीं। हमें सही लग रहा है, जिस तरह की बौद्धिकता का पोषण हम चाहते हैं वो उनको दिया जाए। तो प्रज्ञा प्रवाह नाम की संस्था का यही दायित्व है, और कोई नंद किशोर जी हैं, नंद कुमार जी हैं, वो इसका दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। और उसी के तहत आप ये देखिए और बहुत संस्थान, अभी आपके एमडी यूनिवर्सिटी का जिक्र कर दूं, रोहतक में बैठे, तो इसमें एक ही काम होता है आजकल, इवेंट होते हैं। हाँ जी, पढ़ाई लिखाई सब बंद है, आरएसएस के इवेंट कराने की बात है। अब किसी को भी कोई लाभ लेना है इस सत्तारूढ़ दल से, तो वो उसको एक मंत्र पता है कि संघ करेगा, और विशेषकर शिक्षण संस्थाओं में जो सिफारिश चलती है वो संघ के लोगों की चलती है। तो स्थानीय संघ की एक तिकड़ी है, कुछ प्रदेश स्तर पर तिकड़ियाँ हैं, फिर अखिल भारतीय शिक्षा मंडल है, उसके कार्यक्रम होंगे, कहीं एबीवीपी के कार्यक्रम होंगे, कभी प्रज्ञा प्रवाह के कार्यक्रम होंगे। आप देख रहे होंगे, पता नहीं, ये तो रोहतक के लोगों की मैं तो कमजोरी कहूँगा कि जाके वो भारी संख्या में वहाँ क्यों नहीं सुनते, इतने बड़े ज्ञान की बातें होती हैं। कहाँ पे? एमडीयू के सभागार में तो जाते हैं लोग वहाँ पे, ऐसा नहीं है, कार्यकर्ता जाते हैं, और लोग नहीं जाते। लेकिन ज्ञान का प्रवाह रुकना नहीं चाहिए ना, है ना। तो मैं तो कोशिश करूंगा अब आगे से जाऊं। एक बार मैं गया था, इंद्रेश जी का भाषण हुआ था, 2 घंटे उन्होंने बोर किया, बहुत छड़ाया था उन्होंने, तो मैं भी था उसमें, तो है ना। हाँ, वो कह रहे थे कि ताली बजाइए, ताली बजाने से लाहौर तक हम कब्जा कर लेंगे। हाँ, तो ये मूर्खतापूर्ण बातें ये करते हैं, और इसको ये बौद्धिकता का नाम देते हैं। तो मैं सुनने ये कहा था, मैंने बहुत नाम सुन रखा था, इंद्रेश, और जाकर पता लगा इंद्रेश तो कुछ भी नहीं, कोई सिस्टम ही नहीं था। वो ये कहते हैं कि हमारे मुख से जो भी निकलता है वो ज्ञान है, असल ज्ञान वो है जो हमें पता है और जो हम दे रहे हैं समाज को। बाकी आपने जो पढ़ा लिखा है उसको आप भूल जाओ। इनकी एक संघ की एक जो विशेषता मैं आपको बताऊंगा कि इनकी जो प्राथमिकता होती है, जो नज़र होती है, वो होती है युवाओं पे, 14 साल से लेके 20-22 साल, जो तर्क करने की क्षमता जिसमें ना। हाँ, तो उसको कुंठित करना, उसको ख़त्म करना है। तो बच्चा कुछ जो चीज़ें वहाँ वो पढ़ रहा है, वो तो पढ़ लो, ठीक है, रोज़गार के लिए काम आ जाएगी, और तो कुछ नहीं है, इसका विकल्प तो पकौड़े तलना हो सकता है ना। और जब मुस्लिम पंक्चर लगाना छोड़ देंगे तो उसके बाद में ये दूसरा वाला काम भी आपको एक और क्षेत्र खुल जाएगा। लेकिन जो हम इनके एक बौद्धिक वर्ग होते हैं, शारीरिक वर्ग होता है अलग अलग, तो आप अध्ययन करो, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है इनकी, वो एक अलग ही दुनिया की चीज़ है। दिल्ली के पार्कों में जब है ना ये सरकार आई बीजेपी की, तो उन्होंने फीस लगा दी घूमने वालों पे, तो लोग आके पूछ रहे कि फीस किस बात की, पार्क में फीस किस बात की? बोले इसी बात की फीस है कि तुमने दिल्ली में बीजेपी की सरकार लाई। हाँ, नहीं, इनके पास हर चीज़ का तर्क है, और तर्क में एक बेशर्मी है कि तो फिर क्या हुआ? हाँ, पहले नहीं होता था, फिर क्या हुआ? पहले सब कुछ तो हो रहा था। तो अभी एक कांड आपने देखा होगा, 52 लाख रुपए देके कोई प्रोजेक्ट इन्होंने, नलिन कोहली कोई भाजपा के नेता हैं, उनके इन्वॉल्वमेंट से शुरू हुआ था। उसका काम ये था कि किसी भी तरीके से सोनिया गांधी की छवि खराब करो, उनके फोटो इधर उधर जोड़ जाड़ के बनाए, फिर राहुल गांधी पे ये, तो ऐसा इनकी तो प्रोजेक्ट के रूप में छवि खराब करने के लिए होता है। अब जैसे हमारे बारे में धारणा ये है कि भी हम लोग संघ के खिलाफ बोलते हैं, मतलब वैचारिक मुद्दों पर बातचीत हो रही, लेकिन इनके पास ऐसी टीमें हैं, जब ये चाहे ना, ये आपकी और मेरी क्रेडिबिलिटी को खत्म करने की योजना पर लग जाएंगे। पर संघ के लोग हमारे से तो खूब बात करते हैं, बैठते उठते हैं। हाँ, दिक्कत ये है, भाजपा के लोग राहुल गांधी से व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं तो कहते हैं कि आप सही कह रहे हो, लेकिन हमें दो ऊपर बैठे कितने लोग हमारे साथ गप्पे मारते हैं, कभी कोई ऊपर बैठे ऐसे लोग हैं जहां नंबर बनाने का एकमात्र तरीका ये है ना। वो रेखा गुप्ता जो इतनी अभद्रता का प्रदर्शन कर रही थी मुख्यमंत्री राहुल गांधी के लिए शब्दों का, वो कल कितनी मतलब मुस्कुराहट से बातचीत कर रही थी राहुल गांधी से। तो व्यक्तिगत चीज़ें हो रहे हैं, राजनीतिक लाभ लेने के लिए या अपनी उसमें और प्रगति करने के लिए और तरह की नीतियाँ हो जाती हैं।
तो ये मैं कहने का एक छोटा सा उदाहरण है कि सोनिया गांधी या राहुल गांधी, चलो ये तो बड़े लोग हैं, इनकी छवि खराब कर, ये और लोगों की भी करते हैं, किसी की भी कर सकते हैं, किसी की भी कर सकते हैं। और हमने तो देखा पिछले चुनाव में, और अभी भी हम देख रहे हैं, हम निशाने पे हैं। क्या आप इसको कोई नहीं, आप सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब इनको लगेगा ना कि सीमा का अतिक्रमण होने लगा है और नुकसान हो रहा है, तो फिर ये इस तरह की कहानियाँ, इस तरह के प्रोजेक्ट, ये सब चल पड़ेंगे इनके यहाँ, ठीक है ना। लेकिन अपना तो विशुद्ध लक्ष्य यही है कि आप जिस विचार दर्शन के साथ चल रहे हैं, हमें उससे असहमति है, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि वो ख़त्म हो जाए पूरी तरीके से। आप अपनी इस फिलॉसफी के साथ रहिए, और अगर लोगों का समर्थन आपको मिला, तो बार बार कहता हूँ कि आपने नॉमिनेट थोड़ी किया, आपको लोग चाह रहे हैं तो आप हो सत्ता में हैं। अगर हरियाणा के लोग चाह रहे हैं, देश में बहुत बड़े बड़े शासक हुए हैं, हाँ, एक दौर में हर शासक को ये लगा है कि मेरे से ऊपर तो कुछ नहीं है और मैं कभी इस दुनिया से नहीं जाऊंगा, लेकिन सर चले जाते हैं बहुत बड़े बड़े पीपल। मैं देखिए हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है। लाल बहादुर शास्त्री ईमानदारी का प्रतीक माने जाते हैं, कभी उन्होंने अपने मुंह से ये कहा कि मैं ईमानदार हूँ? सिर्फ मोदी। सरदार पटेल की सेहत खराब हो गई, दिल के वो रोगी थे, उसके बावजूद वो राष्ट्र निर्माण में लगे रहे। उन्होंने जो रियासतें थी उनका विलीन कराई, इसमें विलय कराया सारा का सारा। कभी उन्होंने कहा कि मैं खप गया हूँ, देश के लिए निकला हूँ, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैं तबाह हो गया हूँ देश के लिए, मेरा कण कण देश के लिए? कभी इस तरह की भाषा नहीं बोली। कभी गांधी ने, नेहरू ने, कभी पटेल ने, कभी शास्त्री ने, या किसी और भी, इस पूरी परंपरा को आगे तक आप ले जाओ, किसी प्रधानमंत्री ने, देवगौड़ा नरेंद्र कुमार गुजराल को भी मैं कर रहा हूँ, उसकी भाषा ये हुई है कि मैं खप गया हूँ, मैं 22 घंटे काम कर रहा हूँ, मैंने अपना सब कुछ खत्म कर दिया है। मैं यार क्या है ये है? क्यों बताना पड़ रहा आपको कि आप ईमानदार हो? तो उसमें हमारे एक भाजपा के साथी कह रहे हैं कि लोगों की मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है, इसलिए बार बार याद दिलाना पड़ता है कि ईमानदार है ना। देखिए इनका ऐसा फकीर किसी ने नहीं देखा जी। हाँ, आज तक पूरी दुनिया में ऐसा फकीर किसी ने नहीं देखा। इनकी वीडियो आ रही जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं मौज मस्ती के लिए नहीं आया हूँ। भैया कौन सा प्रधानमंत्री आया था मौज मस्ती के लिए? एक तो तुम्हारा भी आया था। सबसे ज्यादा मौज मस्ती यही करते हैं। अटल जी भी तो आए थे। या तो आप ये देखो, अटल जी को ये कहो कि वो हमारे प्रधानमंत्री नहीं थे और भाजपा के नेता नहीं थे, एक बार कहो ना साहस करके। और अगर आप मानते हो कि अटल जी पे आपको गौरव है और आपने भारत रत्न दिया, आपको होना भी चाहिए, है भी मेरे ख्याल से, तो अब आप कुछ चीज़ों की पुष्टि कराइए कि वो लिव इन में रहते थे कि नहीं, वो मांस मच्छी खाते थे कि नहीं, वो मदिरापान करते थे कि नहीं, है ना। फिर आप कहोगे तो नेहरू भी तो करता था, है ना। मतलब तर्क हर चीज़ का है। तो नंग बड़ा परमेश्वर से कोई नहीं दोस्तों, चलता रहेगा। बस आप ज़्यादा बड़ा ठेका उठाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने पड़ोसियों के प्रति हमदर्द रहिए, उनके दुख सुख में काम आइए, और एक दूसरे की जो सोशल हार्मनी है, एक प्यार प्रेम है, उसको बनाए रखिए। ये बहुत ज़रूरी है इस देश के लिए। आपको धर्मेंद्र जी एक किस्सा सुना दूँ मैं चलते चलते। चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न दिया है। चौधरी चरण सिंह के एक शिष्य होते थे, उनको हनुमान कहा जाता, उनका राजनारायण जी। राजनारायण जी को एक बार सनक उठी, वो चौधरी चरण सिंह के खिलाफ चुनाव में चले गए, चुनाव लड़ लिया उन्होंने। चौधरी साहब को ये पता लगा कि जानते थे उसके स्वभाव को कि कई लोग बदतमीजी ना करते हैं इनके साथ में, तो वो हर सभा में ये कहते थे कि भाई राजनारायण जी हमारे हनुमान माने जाते हैं, हमारे बहुत प्रिय हैं, तो आप उनके साथ कोई ऐसी बदतमीजी मत करना, ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, उनके साथ कुछ गलत मत करना, ठीक है। आज आप सोच सकते हैं इस बात को? आज तो इस तरह के संकेत दिए जाते हैं, कर दो काम को। और मैं तो फिर लगे हाथ एक चीज़ बता दूं कि जैसे कहते हैं ना कांग्रेस में वंशवाद है, इनके यहाँ चेलावाद है, बीजेपी में हाँ चेलावाद है। देखिए अडवाणी जी के चेला कौन थे? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के चेले कौन? मनोहर लाल खट्टर। खट्टर साहब का चेला कौन? नायब सिंह सैनी। चेला चेला चेला। अब भाई जहाँ परिवार नहीं होते वहाँ चेले होते हैं, साधु संतों में भी चेले चलते हैं। तो इनके एक अजीब किस्म का चेलावाद चला हुआ ये, है ना। तो उसकी पूर्ति तो वहाँ कर दी इन्होंने। एक बनाया है कि ऊपर जो शिखर पे होगा उसको ऐसा व्यक्ति रखो जो परिवार ना हो जिसका। और इन्हीं चेलों का जो ज्ञान आप ये देखिए कि जब मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा था बिहार में या यूपी में किसी सभा में कि साम दाम दंड भेद, ये जो नीति है केवल प्यार में और जंग में नहीं, इलेक्शन में भी जायज़ है।
तो इसका मतलब इन्होंने एक वैलिडिटी, एक समर्थन उस चीज़ को दे दिया था कि चुनाव जीतने के लिए हम साम दाम दंड भेद सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। और हरियाणा में तो खट्टर साहब ने ये भी कह दिया था, सठे साठे समाचार उठा लो लठ। ये कहाँ से आती हैं चीज़ें? ये गुरु में है तो शिष्य में है, और तो कोई इसका आधार है नहीं। तो ये जहाँ से शुरू हो रही हैं चीज़ें, और चेला गुरु के साथ क्या करता है, अडवाणी जी भुक्तभोगी, उनको पता है क्या स्थिति उनकी हुई है। तो वंशवाद की जगह जो चेलावाद इन्होंने स्थापित किया है उसके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि कम से कम अपने अंदर भी झांक के देख लें, ठीक है। और कब एक कहावत है कि आदमी जब रात को सोने जाता है, बिस्तर पर लेटता है, तो वो मनन करता है कि आज मैंने क्या कुछ गलत तो नहीं हुआ। वो सिर्फ सहृदय सज्जन लोगों की बात है सर। हाँ, इस दुनिया में भिक्षे खुखार लोग पैदा हुए हैं, उन्होंने चिंतन मनन थोड़ी किया। इनके यहाँ तो करुणा का कोई स्थान ही नहीं है। संघ की फिलॉसफी, मैंने तो बहुत वरिष्ठ लोगों को पढ़ा, वो कहते हैं कि तो जो इनका स्वयंसेवक बनता है उसको परिवार से भी बिल्कुल जुदा कर देते हैं एक तरीके से, उसके परिवार के प्रति भी कोई आस्था नहीं होती। बस एक थॉट है जिसके पीछे आपने लगना है। खैर दोस्तों, प्यार प्रेम बनाए रखिए और राजनीति चलती रहेंगी, चेलावाद और वंशवाद सब चलते रहेंगे। ये देश यही था, यही है और यही रहेगा। अब लगा हुआ है 2025 में कौन है, 1925 में कौन था, 1825 में कौन था, 1725 में कौन था। जो थे वो चले गए, लेकिन ये देश यहीं रहा है और देश यहीं रहेगा। ये मूल चीज़ है। आप क्या विचार रखते हैं, आप ज़रूर कमेंट करके बताया करें। हम एक दूसरे से संवाद का यही बेहतर तरीका और जरिया है। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।